हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एएफसी क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो किया था उसमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, समाज शास्त्र, सोशलॉजी। आज उसी से आगे हम करेंगे कंटिन्यू। तो आप लोग जो हैं थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर ओपन कर लो 7। ठीक है, 6 तक हमने लास्ट टाइम कवर किया था। 7th क्वेश्चन है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध है? डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो आप यहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। देखते हैं सोशलॉजी और साइकोलॉजी में क्या संबंध होता है। कहा जाता है कि दोनों ही क्या है, एक तरह के सामाजिक विज्ञान है, यानी समाज में रहकर जिस तरह का ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसी को समाज शास्त्र बोला जाता है। समाज में रहकर हमारा जो ज्ञान डेवलप हुआ उसी को क्या बोलते हैं? सोशलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। अब देखो, इसके बाद देखेंगे कि दोनों में पारस्परिक क्या क्या संबंध हो सकता है। दोनों ही चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी। देखते हैं इसकी परिभाषा। अगर हम बात करें सोशल साइकोलॉजी की, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि सामाजिक मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के समाजों में स्त्रियों और पुरुषों के आचरण और प्रेरणाओं की व्याख्या और वर्णन करने का प्रयत्न करता है। यह जानने का भी प्रयत्न करता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति भ्रम आचरण और आंतरिक जीवन के साथ संबंध बनाए रखता है। वह विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले भिन्न प्रकार के लोगों का वर्णन करता है और फिर उन्हें समाजों में अंत संबंधों की खोज कर उनकी व्याख्या करता है। यानी कि हमारे समाज में रहकर जिस तरह का ज्ञान हम डेवलप करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? सोशल साइकोलॉजी। मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा था, उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप चाहो तो अपना फर्स्ट लेक्चर रिवाइंड करके देख सकते हो, वहाँ से आपको ये साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद देखो, समाज शास्त्र मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि अलग अलग तरह के समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जिसमें निकल कर बाहर आया कि मानव का समस्त जीवन समाज शास्त्र में सम्मिलित है, जो कि समूहों और समाज का सदस्य होने के नाते वह अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। अगर हम समाज शास्त्र का दृष्टिकोण देखें तो इससे अलग अलग समूहों में अध्ययन किया गया है। नॉर्मली आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो आपको साइकोलॉजी की परिभाषा पता होनी चाहिए, दूसरी सोशलॉजी की। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली दोनों की परिभाषा अच्छे से याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। समाज शास्त्र अध्ययन की मुख्य विधियां एवं पद्धतियां कौन कौन सी है? डिस्क्राइब द मेथड यूज इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, आप लोगों को अलग अलग तरह की पद्धतियों के नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास वैज्ञानिक आते हैं, जैसे इसमें आपके सिलेबस में पहला वैज्ञानिक है चैपिन। उसने अलग अलग तरह की समाज शास्त्र पद्धतियाँ दी। सबसे पहली आती है सांख्यिकी पद्धति। सेकंड उसने बताया ऐतिहासिक पद्धति के बारे में। और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे क्षेत्र कार्य अवलोकन पद्धति दृष्टिकोण, यानी कि फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इसको बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ ये याद रखो कि कौन कौन सी पद्धतियां इन वैज्ञानिकों ने दी।
इसी तरह से सेकंड हमारा वैज्ञानिक था एलवुड, उसकी भी 5 प्रमुख पद्धतियां थी, जैसे कि ऐतिहासिक पद्धति, सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे मानव शास्त्रीय पद्धति, थर्ड आती है निगमन पद्धति, फोर्थ हम पढ़ेंगे दार्शनिक पद्धति, उसके बाद आता है सर्वेक्षण पद्धति। ये कुछ पद्धतियां हैं जिनके नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके नाम याद रखना कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी पद्धति का उल्लेखन किया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 9th क्वेश्चन में है कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं। हमने पिछले चैप्टर में सेम क्वेश्चन कवर किया था, तो ये आप वही सेम क्वेश्चन है, आप वहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है जनसंख्या पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर है, जनसंख्या पर एक लेख लिखिए, राइट एन एसे ऑन पॉपुलेशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि कौन से सन में जनगणना हुई, उसमें क्या जनसंख्या निकल कर बाहर आई, सिर्फ इसको रीड आउट करना है। एक बार अपने लेवल पर इसको पढ़कर देख लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको अनुपात और जनगणना के वर्ष और उसमें कितनी जनसंख्या पाई गई यही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। देखो भारत में अलग अलग जातियां, धर्म, भाषा, विचार इस तरह के लोग रहते हैं, और यह बहुत आवश्यक है कि विभिन्न विचारधाराओं, भाषाओं और धर्मों में, जातियों में बटे हुए लोग राष्ट्रीय एकता पर विचार करें। तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, उनका अलग अलग आपको मत देखने को मिलेगा। हम इसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले आता है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु हमें आवश्यकता पड़ी राष्ट्रीय एकता की। सेकंड आता है राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण हेतु, हमें राष्ट्र का एक चरित्र निर्माण करना था, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की गई। अनेकता में एकता दिखाने के लिए, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा हेतु, शांति स्थापना के लिए भी हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एकता की क्या हमें आवश्यकता थी और क्या इसके महत्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। देखो मैंने आपको इसी चैप्टर में करवाया था कि अपना जो है कृषि बेरोजगारी क्या होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। देखो बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं ये अब हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था हुक, उसका मत देखते हैं। हुक के अकॉर्डिंग जो बेरोजगारी है वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले इसने बताया कि वह बेरोजगारी जो अचानक कारीगर रखने वाले व्यापारियों में होती है, जैसे किसी मिल में काम घट जाने की वजह से हमारे जो श्रमिक है उसको हटा दिया जाए, उस वजह से जो बेरोजगारी आती है वो हम पहले स्थान पर रखते हैं। दूसरा आता है उद्योगों के ह्रास से हुई बेरोजगारी। तीसरा हम पढ़ेंगे व्यापार में मंदी आने से बेरोजगारी। फोर्थ आता है मौसमी बेरोजगारी। और फिफ्थ हम पढ़ेंगे औद्योगिक व्यापार के असफल होने से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। तो हुक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो 5 प्रकार की है। उसके बाद हमारा एक वैज्ञानिक आता है जैपमैन।
जैपमैन के अकॉर्डिंग बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है वस्तुगत बेरोजगारी, उसके बाद आता है आत्मगत बेरोजगारी। अब वस्तुगत बेरोजगारी के भी अलग अलग भेद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले आता है चक्रवृत्त बेरोजगारी, साधारण बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी के अलग अलग टाइप आप पढ़ रहे हो, इसमें खाली क्या है, आप लोगों को नेम याद होने चाहिए, इसके बारे में डीप नहीं आएगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने किस प्रकार की बेरोजगारी का उल्लेख किया है। अब बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के हम उचित स्टेप उठा सकते हैं, जिसमें चाहे वो सरकार की तरफ से है, चाहे वो व्यापारियों की तरफ से है, तो अलग अलग तरह के प्रबंध किए जाने चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसके सभी कारणों को दूर करना होगा और मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्थायी उद्योगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखते हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है औद्योगिक बेरोजगारी के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं कि उद्योगों की स्थान विनायक स्थिति दोषपूर्ण है, यानी जो हम उद्योग यूज कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। दूसरा आता है अपूर्ण औद्योगिक विकास। तीसरा हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजारों का अभाव। ठीक है, सेकंड कारण आता है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, क्योंकि वो छोटा काम करना नहीं चाहते और उनके अकॉर्डिंग काम उन्हें मिल नहीं रहा, तो उस तरह की बेरोजगारी को रखा जाता है शिक्षित बेरोजगारी में। अब इसके परिणाम क्या होंगे? जितना देश बेरोजगार होगा वहां पर क्राइम बढ़ेंगे। ठीक है, क्राइम बढ़ेंगे तो देश क्या है, घाटे में चला जाएगा। अब बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? अलग अलग तरह के आपको इसमें सुझाव मिलेंगे, जैसे कि हमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, सड़क यातायात का विकास होना चाहिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी एक प्रमुख यहाँ पर सुझाव कहा जा सकता है, कार्य और प्रशिक्षण कैंपों की स्थापना होनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाए, व्यक्तिगत मकान बनाने के कार्य में सहायता। उसके बाद आ सकता है कि विद्युत शक्ति विकास की योजनाओं का जोर, शरणार्थियों की विशेष सहायता। ठीक है, तो इस तरह के कुछ स्टेप उठाकर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नारी शिक्षा। अब देखो, हमने अभी इसी चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं जो आगे रिपीटेड आए हुए हैं, तो आपको दो दो बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसी चैप्टर में नारी शिक्षा के बारे में पढ़ा था, ये वही चीज़ है, तो आप इसको वहीं से याद कर लेना। आगे देखो टिप्पणियाँ दे रखी है, जैसे अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रीय एकता के बारे में, ठीक है, जनसंख्या के बारे में या फिर शिक्षा के बारे में, तो ये बेरोजगारी का टॉपिक है या पारिवारिक विघटन है। ये सारे टॉपिक आप इस चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चंस में पढ़ चुकी। ये वही बता रखा है कि क्वेश्चन में क्या है, आपको अगर अलग से टिप्पणी दे दी जाए कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लेख लिखो, तो आप उस चीज़ को भी अलग से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ ली, वही सेम रिपीट हो रही है। तो इस चैप्टर में जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट समाज शास्त्र कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोगों से अनुरोध है
कि जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर स्क्रॉल होता है आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपके डाउट मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी कॉन्टिन्यूस रखें। थैंक यू।